है दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 17 जनवरी 2023। आज के दिन हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे सीजेआई के बारे में, क्या एमओपी निकाली गई है, ओके, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, वो हम देखने वाले हैं। क्या चीज़ें आगे समझ में आती हैं, एक्सो प्लेनेट क्या होते हैं, और भारत के अंदर कैंसर की क्या कंडीशन है, ये भी हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आज की वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ आपको समझ में भी आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन चल रही है। हमारे जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हर साल अनअकैडमी से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक और बात दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए 19 जनवरी से जो एक्सपीडिशन बैच है, जो कि इंग्लिश में रहने वाला है, ये लॉन्च रहने वाला है। तो जो बच्चे इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं 2024 के लिए, वो भी जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही 0% की EMI का फायदा भी आप लोग जरूर उठाइएगा। आप लोग के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लाई गई है। अगर आप लोग हमारा कोड यूज करते हैं स्टडी आईएएस, तो आपको 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आप लोग के लिए, आप लोग इसका बेनिफिट भी जरूर लीजिए और एनरोल करिए। और हमारा यहाँ पे अनअकैडमी सेंटर जो है वो खुल चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर, जहाँ पे एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। अब देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल आता है ये डिस्कस कर रहा है लॉ मिनिस्टर का सजेशन टू द सीजेआई ऑन एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेकर। देखिए, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू साहब, उन्होंने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के भेजा है और सजेस्ट किया उन्होंने कि जो नॉमिनी रहेंगे, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर आप कह सकते हैं जो कोलेजियम बनने वाला है, ओके, जैसे कि जो रिकमेंडेशन लेके आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, उनमें गवर्नमेंट के भी आदमी होने चाहिए। ये बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। इसी बात को यहाँ पे लेटर में ऑफर करते हुए उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भेजा है बेसिकली। पर अभी ये पेंडिंग है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाकी बात तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये देखेंगे। अब अपॉइंटमेंट्स प्लेबुक क्या होती है, इसका बहुत बड़ा नाम हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जो एमओपी होती है ये एक ऑफिशियल प्लेबुक होती है, ओके। ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जुडिशरी की तरफ से आती है ऑन दी अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस, जो जजेस को बताती है कि कौन कौन जज अपॉइंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, जो कि कॉलेजियम सिस्टम पे काम करता है इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंटिंग जजेस, ओके। 3 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे। पहला जज का केस आया था 1981 में, दूसरा जज का केस आया था 1993 के अंदर, और तीसरा जज का केस आया था 1998 के अंदर। वहां पे आप कह सकते हैं जो पीएस सिलेक्शन था प्रोसेस टू दी अपॉइंट जजेस, उनको लेके यहाँ पे सिर्फ हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ रीनेगोशिएशन के बारे में, उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो एमओपी है वो एक तरीके का रीनेगोशिएशन मतलब रहता है, रीनेगोशिएशन रहता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। जब यहाँ पे उन्होंने अक्टूबर 16 2015 को स्टक डाउन कर दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, और उन्होंने ले आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल एनजैक। मैंने एक वीडियो यहाँ पे कवर करी थी जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एनजैक और सुप्रीम कोर्ट की ये जो आप कह सकते हैं कोलिजियम वाला सिस्टम है, इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत डिटेल वीडियो है, आप लोग को रेफरेंस मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको जो एनजैक है बेसिकली, इसके बारे में बताऊं तो इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट, ओके, उसी साल। और यहाँ पे बता दूं कि फिर चेंज कर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ओके, टू दी हायर जुडिशियर को, और ये काम दे दिया गया किसके, गवर्नमेंट के साथ। जो एक्ट था उसे पास किया था पार्लियामेंट से, जो कि प्रोवाइड कर रहे थे 6 मेंबर के पैनल को, ओके, जिसके अंदर लॉ मिनिस्टर रहते, 2 इंडिपेंडेंट पर्सन रहते, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अपॉइंट जजेस हैं वो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के। इस तरीके से ये पूरा पैनल बैठता है और वो डिसाइड करता है कि आखिर कौन जज बनेगा अगला और नहीं बनेगा, ओके। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको, एक यहाँ पे ड्राफ्ट एमओपी एक्सचेंज करी गई बिटवीन दी गवर्नमेंट और कोलिजियम ड्यूरिंग 2015 और 17 के दौरान। उसके अंदर की जो पॉइंट थे आपके वो लेके आते हैं, जहां पे इंक्लूजन किया गया था नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज का, ओके। और वो बताया गया कि वो आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखा रहा होगा अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं उस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, जब आप कह सकते हैं आया, उनकी जो आपकी पूरी रिपोर्ट थी वो आई, और आप कह सकते हैं जुलाई 2017 के अंदर, जहां पे उन्होंने रूलिंग करी बाय द 7 जज बेंच इन द सो मोटो कंटेम्प्ट को, ओके। इस तरीके से यहां पे काम हुआ, और जो प्रोसीडिंग थी दोस्तों वो हुई अगेंस्ट जस्टिस CS कारनाम, जो कि आप कह सकते हैं जज थे इन द कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर, ओके। वहां पे आप कह सकते हैं एक केस हमें यहां देखने को मिलता है। इंसिडेंटली दोस्तों, यहां पे जो जस्टिस चिलमेश्वर थे, उनको यहां पे आप कह सकते हैं लोन लेके आया गया उनका, बेसिकली डिसेंटिंग जजेस इन द एनजैक लेके। इस तरीके से काम हुआ बेसिकली। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था इसको लेके? देखिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो स्टैंड था एमओपी को लेके, वो अब भी
पेंडिंग है, अभी फाइनलाइज नहीं किया कि काम होने कैसे वाला है। लेकिन हम बात करें 2022 के अंदर ही, तो वहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को ये बताया ऑन द जस्टिस एंड लॉ, उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसे कहीं ना कहीं कन्वे करना चाहिए और इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए अपने ड्राफ्ट एमओपी के अंदर टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि यहाँ पे लेटर जो था वो दिया गया था 17/7/2017 के अंदर। जब मैंने आपको बताया पहले भी, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन आई थी 2017 वाली, इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं बोला गया, इसका आप कह सकते हैं रेफरेंस दिया गया था। एमओपी को अभी भी फाइनलाइजेशन के अंडर में है, कंसल्टेशन रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ, उसके बाद बताया जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ओके, अब देखिए जो लॉ मिनिस्टर है उनका सजेशन क्या आया। रिजिजू साहब ने यहाँ पे सजेशन दिया सीजीआई को कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैक ड्रॉप करें अपने ऑन गोइंग टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशियल को लेके ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनिशिएट किया एक कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द नॉट एडरिंग टू द टाइमलाइन सेट आउट बाय द एमओपी एंड कोर्ट रूलिंग। तो इस तरीके से कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे केस कर दिया और यहाँ पे 5 जो नाम है वो रिकमेंडेशन को लेके आते हैं बाय द कॉलेजियम ऑन December 13 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट। अभी पेंडिंग भी है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि दोनों का आप कह सकते हैं साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी चीजें आती हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट और जुडिशरी के साथ, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है देश के अंदर। तो अभी तक यहाँ पे ये जो सजेशन है ये दिया गया बाय द लॉ मिनिस्टर। अगले दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है एक्सो प्लैनेट को लेके। एक्सो प्लैनेट क्या है मैं बताऊं आपको, कॉन्टेक्स्ट दूं बेसिकली। जो नासा है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया लास्ट वीक और बोला कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने एक बिल्कुल हमारे अर्थ के साइज का एक एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया है। और दोस्तों रिसर्चर्स ने इसका नाम दिया है LHS 475b। ये लोकेटेड है दोस्तों 41 लाइट ईयर्स अवे, मतलब अगर हम बात करें हमारी अर्थ से। ओके, और बहुत बड़ी बात है कि जो प्लेनेट है ये, इसका जो पूरा ऑर्बिट है ये काफी क्लोज है रेड डॉर्फ से। ओके, तो ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों मैं बताऊं आपको, कई सारे अगर हम बात करें रिसर्चर्स की ये मानना है कि जो टेलीस्कोप है वेब टेलीस्कोप, इसकी काफी एडवांस कैपेबिलिटीज हैं और ये डिटेक्ट कर सकता है अर्थ के साइज के प्लेनेट को। जितने भी यहाँ पे एक्सो प्लैनेट्स अब तक आप कह सकते हैं डिस्कवर हुए हैं, जो भी जुपिटर के साइज हो गए या फिर अर्थ के साइज के हो गए या फिर उससे छोटे हैं या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा बड़े हैं, वो सब आप कह सकते हैं ओल्डर टेलीस्कोप से हुए थे। ये वाला नया भी भेजा गया था और इससे पहला यहाँ पे हमें प्लेनेट देखने को मिला है। एक्सो प्लैनेट होते क्या हैं? एक्सो प्लैनेट आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्बिट होती है जिनके और भी स्टार्स होते हैं। ओके, और वो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दोस्तों नासा, यहाँ पे बताया गया है कि अब तक के डेट के लिए, मतलब अभी तक हम बात करें तो यहाँ पे 5000 से ज्यादा जो है एक्सो प्लैनेट्स अब तक डिस्कवर करे गए हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पे और भी प्लैनेट्स हैं और भी स्टार्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कम से कम एक प्लैनेट के ही ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब कि हमारी आप कह सकते हैं अभी रिसर्च जो है वो चालू है, हम लोग ढूंढ रहे हैं नए नए प्लैनेट्स को, नई नई यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्कवरी कर रहे हैं। जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं मास और डायमीटर अलॉन्ग विद द, जो भी आप कह सकते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर एक सॉलिड जो उन्हें मिला है उसका मास कितना होगा और उसका यहाँ पे डायमीटर कितना है, क्या वो गैसियस है, सॉलिड है या वेपर से बना है अपने एटमॉस्फेयर में। क्योंकि अगर हम जुपिटर की बात करें तो वो गैसियस प्लेनेट है, वो पूरा गैस है। अगर आपको वहां छोड़ दिया जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि गैस से बना हुआ है पूरा। ओके, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमें पाने को मिला है बेसिकली, उसमें बात करें जो डिस्टेंस है एक्सोप्लैनेट की और होस्ट स्टार से, वो भी हम पता लगा सकते हैं। ये साइंटिस्ट को मदद करती है ये डिस्कवर करने के लिए कि आखिर उनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, मतलब किन जगहों पे रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत जैसे आप देख सकते हैं, मतलब भारत सॉरी अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ आप देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम हो गया और हमारे सोलर सिस्टम पे एक सन है और हम लोग उसकी तरफ रोटेट करते हैं। तो इस तरीके की भी बातें जो हैं वो हमें इस जो टेलीस्कोप है इससे पता लग जाती है। अब जो ये एक्सोप्लैनेट होते हैं डिस्कवर कैसे होते हैं, देखिए कोई भी अगर हम बात करें वो आप कह सकते हैं अगर हमें पता लगाना पड़ेगा आखिर डिस्कवरी कैसे हो रही है तो ये आप कह सकते हैं टफ हो जाता है। अगर कोई छोटा या फिर हार्ड स्पॉट होता है या फिर ब्राइट होस्ट स्टार जिसका होता है वहां पे पता लगाना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ओके, लेकिन क्या रहता है कि जो मेजरिंग है, मतलब हम लोग जो मेजर करते हैं कि कोई भी यहाँ पे चीज, जो यहाँ पे सॉलिड चीज मिल रही है हमें, कोई भी चीज मिल रही है तो उसके डायमीटर और इन सबसे हम पता लगा लेते हैं बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था रेड ड्वार्फ स्टार। रेड ड्वार्फ स्टार दोस्तों बहुत कॉमन होते हैं यूनिवर्स में। ओके, ये रेडिएट आप कह सकते हैं, ज्यादा रेडिएट नहीं करते लाइट के साथ, और एक और बात ये आप कह सकते हैं टफ नहीं रहते कि हम इन्हें यहाँ पे देख ना सकें। ओके, मतलब हम लोग अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। जो रेड ड्वार्फ होते हैं दोस्तों, इनका जो आप कह सकते हैं डिमर रहता है, वो काफी कम, मतलब कि कम चमकते हैं बाकी अगर हम बात करें कंपेरिजन के बारे में, और ये काफी आप कह सकते हैं ईजी रहते हैं कि हम इन्हें पता लगा सकें विद दी एक्सोप्लैनेट, क्योंकि वो उसके आसपास ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं रेड ड्वार्फ स्टार एक तरीके से हमारे सन की तरह रहता है, पर उससे कम यहाँ पे रोशनी देने वाला, उससे कम पावरफुल, ये आप मान सकते हैं। तो वैसा होता है आपका रेड ड्वार्फ स्टार।
अगला दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल आता है कैंसर इन इंडिया को लेके, पूरा एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कहानी की तरह लेके जाऊंगा, जैसे कि लेके चलता हूँ अब तक आपके साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, इनमें हम लोग लाइन वाइज जाएंगे तो टाइम भी लगता है और उतना आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। ओके, इसीलिए बहुत कॉमन सी बात लेके चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आपको बता दूंगा और आपको बातें समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। भारत देश ज़्यादा पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे आ रहा है, हो सकता है शायद अगले कुछ सालों के अंदर हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाए। ज़्यादा लोगों का काम करना, थोड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे लोगों के अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान ना देना, कई सारे लोग हैं जिन पे पैसा है वो ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी निकल के आती है जो कि दिक्कत लेके आ रही है भारत देश के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा बताता हूँ। पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस में दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन आ गया अगर हम कंपेयर करते हैं 1991 के डेटा से, और वहाँ पे अब तक 33% का जो डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के जो आप कहते हैं हेल्थ, जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं वो सही हो रहे हैं, वहाँ के लोग फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेथ वगैरह है वो भी कम हुई है। बात करते हैं अब इसी ट्रेंड को इंडिया में लेके। इंडिया में दोस्तों इंप्रूवमेंट तो हुई है ट्रीटमेंट को लेके, ऐसा नहीं है, कई सारे यहाँ पे इंसिडेंट हो गए कैंसर के, या फिर जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं लेकिन राइज हो रहा है। इंप्रूवमेंट तो हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल पा रही, इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास हैं, बहुत अच्छे हैं और हम लोग उन्हें यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दिक्कतें कुछ आती हैं। एक यहाँ पे रिपोर्ट आती है यूएस में, ओके, वहाँ फाइंडिंग निकलती है, जो कि रिपोर्ट का नाम था अ कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनसिनिया। ओके, इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया और ये बोला गया कि रिडक्शन हुआ है 65% का इन द रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन इन द अर्ली 20s, बिटवीन 2012 और 2019 में कम हुआ था। ओके, ये बात यहाँ निकल के आती है। साथ ही एक और बात, जो डॉक्टर है उन्होंने कंफर्म किया कि जो रेट था सर्वाइकल का या फिर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर का, वो भी कम गया है भारत के अंदर। ओके, और जो इंसिडेंट है लंग के या फिर ब्रेस्ट कैंसर के, वो इंक्रीज हो गए हैं। ये यहाँ प्रॉब्लम आई है। ओके, ये बात है जहाँ से हम कह रहे हैं कि जो हमारे आप कह सकते हैं केसेस हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे लिए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने की ज़रूरत है, अब भी हैं, लेकिन और ज़्यादा, जितने ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है वो हम कर सकते हैं। अब जो इंसिडेंस हैं कैंसर के या फिर मोर्टेलिटी के भारत के अंदर, वो कैसे हैं? देखिए, एस्टिमेट बताऊं मैं आपको, यहाँ पे 2022 के अंदर 14.6 लाख जो थे वो नए कैंसर के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये मैं आपके साथ जो डेटा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एक और बात यहाँ पे अगर हम बात करें 2021 के अंदर, तो वो आपके थे 14.26, जो कि इंक्रीज हो गए, और 2020 के अंदर दोस्तों ये लगभग 13.92 लाख यहाँ पे केसेस थे। ओके, जो रिपोर्ट आ रही है ये आ रही है दोस्तों आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आ रही है, और ये पार्लियामेंट में दिखाई थी। अगर हम वहीं डेथ की बात करें तो डेथ में दोस्तों जो कैंसर के डेथ हुई हैं बेसिकली 2022 में, वो लगभग 8 लाख हुई हैं, और 2021 के अंदर दोस्तों 7,90,000 लगभग आपको ये देखने को मिलती है। तो ये भी केसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, ये बताया जाता है कि हर 9 में से एक जो आप कह सकते हैं इंडियन है, उसको यहाँ पे कह सकते हैं कैंसर डेवलप होता है ड्यूरिंग एक बार, मतलब पूरी जिंदगी में एक बार उसे कैंसर होता है। इस तरीके से ये डेटा भी पता लगता है। जो आईसीएमआर की स्टडी आई है, जो कि उन्होंने पॉपुलेशन बेस्ड यहाँ पे निकाली थी, ओके, वहाँ बताया गया कि एक मतलब 68 मैन में एक व्यक्ति होता है, एक मैन होता है जिसको यहाँ पे लंग कैंसर होता है। और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो 29 वुमेन होती है उनमें से एक ऐसी वुमेन होती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये हमें बात पता लगती है। जो इंसिडेंस है बेसिकली कैंसर के, वो हायर हैं वुमेन में, और हम बता दें आपको कि वो लगभग 103.6% है। ओके, और ये डेटा हमें पता लगता है 2020 के कंपेयर में। ओके, जो मेन है उसमें 94.1 है, तो जो वुमेन है उनमें ज़्यादा का हमें कैंसर का आप इतना रेट वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मेन के अंदर, तो मेन में आपको जो मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलते हैं वो लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग और स्टमक का होता है। और वहीं वुमेन की बात करें तो उनका यहाँ पे ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी और यूट्रस या फिर लंग में होता है। अब इतना कैंसर का डिक्लाइन आ क्यों रहा है, या फिर कुछ यहाँ पे जो कैंसर है उनमें डिक्लाइन आ रहा है, कुछ में बढ़ रहा है? तो ये जो इंसिडेंट्स हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो ड्रॉप हो गए हैं भारत में अगर हम बात करें, ओके, पिछले 50 सालों में, और ये कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारी इसके दौरान जो रिसर्च है, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, ये अवेलेबल है। लेकिन वहीं बात करें हम लोग अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो वहाँ पे अर्बन सेंटर्स के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। जो रेट है सर्वाइकल कैंसर के वो डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लेटर मैरिज होती है या फिर फ्यूअर चिल्ड्रन होते हैं, हाइजीन अच्छा है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो इसकी वजह से चीज़ें कम होती हैं। ओके, जो इंसिडेंस हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो 9% है अगर हम बात करें। ओके, वाराणसी महाराष्ट्र के अंदर 45% है, हैदराबाद में। ओके, और ये डेटा निकल के आता है, टाइम टू टाइम हम लोग डेटा निकालते रहते हैं। अगर वहीं बात करें यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर 110 केसेस हैं पर 1 लाख के अंदर। मैं यहाँ पे जितने आपको नंबर बता रहा हूँ 45 हो गया, तो ये 1 लाख में है, इस तरीके से आप समझिएगा। ओके, सर्वाइकल कैंसर जो है दोस्तों, जो उसको यहाँ पे बचाया गया बाय दी HPV वैक्सीनेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन काफ़ी चीपियर होगी और गवर्नमेंट ने भी इसके दौरान यहाँ पे काफ़ी सारे कैंपेन चलाए थे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम हुई।
ओके, जो रेट है टबैको रिलेटेड कैंसर का, ओरल या फिर यहाँ पे ओसियोपेगल हो गया, जो आप कह सकते हैं कैंसर होते हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो टबैको लॉज हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि और पब्लिक प्लेसेस पे भी टबैको करना, स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे कम यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम भी कम हो रही है। जो लंग कैंसर है दोस्तों, वो ना ही केवल स्मोकिंग से होता है, पर लंग कैंसर जो है दोस्तों, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे हाई लंग कैंसर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट फायर्स है इंडोर में वो ज़्यादा होती है विंटर के तरह। और लंग कैंसर जो है दोस्तों विमेन में बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी सारा जो टाइम है वो चूल्हा वगैरह में आप कह सकते हैं बिताती हैं, तो बिहार में लंग कैंसर इसलिए ज़्यादा है। और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है दोस्तों दिल्ली में, तो वहाँ भी लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर स्मोकिंग करेंगे तभी आपको लंग कैंसर होगा। आजकल की लाइफ स्टाइल से दोस्तों ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं कि और भी वजह हैं जिनसे आप कह सकते हैं ये हो रहा है। अब एक सवाल यहाँ निकल के आता है कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है भारत के अंदर? तो देखिए बिल्कुल है। जो क्योर रेट है, मतलब कि जो रिकवरी रेट है, वो बढ़िया चलता है। अभी तक बात करें तो कैंसर के रिकवरी रेट अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को कि जो लोगों को पहले होता है इंडिविजुअल को, वो कंप्लीटली यहाँ पे बीट भी कर दे रहे हैं। कई सारे यहाँ पे कह सकते हैं हमें केसेस देखने को मिले हैं, ये डॉक्टर बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम या फिर डाउन हो सकती है। देखिए पहली बात, हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जहाँ पे अगर हम बात करें, 3 बहुत कॉमन यहाँ पे कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल। तो ये आप कह सकते हैं बहुत कॉमन है। इसके लिए हमें स्क्रीनिंग, हमारे जो हेल्थ और वेलनेस ट्रीटमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में दोस्तों यहाँ पे 80-20 रूल को अपनाना पड़ेगा। 80% पेशेंट प्रेजेंट रहेंगे हॉस्पिटल में और 20% यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि क्यूरेबल रहेंगे। 20% पेशेंट दोस्तों यहाँ पे पहले ही आ जाते हैं और 80% यहाँ पे क्यूरेबल रहते हैं। ये बातें आनी चाहिए। लास्ट अगर हम बात करें 10 सालों से, तो 70-30 रूल चल रहा है, जहाँ पे 30% या पेशेंट हैं जो कि आप प्रेजेंट रहते हैं अर्ली टू द हॉस्पिटल, पहले ही आ जाते हैं वो। ओके, सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल जो कैंसर है ये अकाउंट करता है 34% ऑफ कैंसर भारत के अंदर। तो इसकी स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को पता तो रहे, लोग अवेयर तो रहे इसको लेके। ऐसा ना हो कि लोगों को यहाँ प्रॉब्लम भी हो रही है और वो बता भी नहीं पा रहे, उन्हें खुद को पता नहीं है। ओके, स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है, ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। ओके, साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है और वो दोस्तों कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली काम करती है। ओके, साथ ही कोऑर्डिनेट करना चाहिए लोगों के साथ। एक बार अगर किसी की स्क्रीनिंग हो गई है, वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो हॉस्पिटल को उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि पता रहे उसके ट्रीटमेंट की क्या वो कर रहा है, क्या मेजर्स ले रहा है, ये पता होना चाहिए। इंडिया दोस्तों इस टाइम पे ऐसी कंडीशन पे कि भारत को प्रिपेयर होना चाहिए बेटर के लिए। कैंसर दोस्तों यहाँ पे ओवरटेक किया जा सकता है इन द कार्डियक इशू। और जैसे कि हम बात करें यूएस के बारे में, वहाँ पे अगर कम हुई है डेथ्स, तो इंडिया में भी हो सकती हैं अगर हम लोग बस इसके लेके थोड़े और यहाँ पे अवेयर होते हैं, लोगों को यहाँ पे अवेयर करते हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी तरीके से देते हैं, तो ये चीज़ें हमें कम होती हुई दिखाई जरूर देंगी। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।